हेलो दोस्तों, विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश परासर आज फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूं और बीएनएसएस की क्लास को जारी करते हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं और आज हम बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 जो पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, न्यायालय की क्या शक्तियां हैं इसकी बात करता है और सेक्शन 21 से लेकर 29 तक में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो हम एक एक करके 21 से 29 तक पढ़ेंगे। अब जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे उसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उसको हम दरकिनार करते केवल मोटा मोटा बता के आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि सब कुछ सारी चीज़ें एक एक बेर की एक एक लैंग्वेज उठा के एक एक लाइन को बताना जो काम की भी ना हो वो सही नहीं है। वो चीज़ें बताएं जो आपको समझ में भी आ जाए और जो एग्ज़ाम में आएगी। एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार पढ़ना बड़ी बात नहीं है, स्मार्टली पढ़ना बड़ी बात है। क्या आएगा, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 21 कहता है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। वे कौन से न्यायालय होंगे जो अपराधों को ट्रायल करेंगे, विचारण करेंगे। तो इसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया है कि अगर कोई बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध दिए गए हैं, अगर उन अपराधों के विचारण की बात करेंगे, उन ऑफेंसेस के ट्रायल की बात करेंगे, तो इन कोर्ट्स के द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा। बीएनएस के ऑफेंस का ट्रायल इनके द्वारा किया जाएगा। बीएनएस के अलावा अगर कोई और अपराध है तो उसका ट्राइबल इसके अनुसार होगा। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम बीएनएस की बात करेंगे। अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसको बीएनएस में डिफाइन किया गया है, बीएनएस में पनिशेबल बनाया गया है, तो ऐसे ऑफेंसेस का जो ट्रायल करेगा वो करेगा हाई कोर्ट कर सकता है ट्रायल। दूसरा है कोर्ट ऑफ सेशंस कर सकता है, सेशन न्यायालय भी इसका ट्रायल कर सकता है। और तीसरा है एनी अदर कोर्ट, कोई अन्य न्यायालय भी इसका ट्रायल कर सकता है जिसका वर्णन बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची में दिया गया है। बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची में बताया जाता है कि यह अपराध बीएनएस का किसके द्वारा विचारणीय है। ठीक है, ये हो गया। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जो बीएनएस की धारा 64, सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, यानी कि 65 से 71 के बीच में जो बीएनएस में अपराध दिए गए हैं महिलाओं के विरुद्ध, जिसमें हम रेप की बात करते हैं, ग्रुप सेक्स की बात करते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति की बात करते हैं, इन सभी से रिलेटेड 16 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ रेप के ऑफेंसेस, इन सब से संबंधित अगर कोई अपराध हुआ है तो इनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी महिला पीठासीन अधिकारी हो। मतलब उस कोर्ट में जो अधिकारी बैठी हो वो कौन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो बीएनएस की हमने समझ लिया, बीएनएस में या तो हाई कोर्ट द्वारा, बीएनएस के अधीन अपराधों का विचारण कौन करेगा, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, या फिर ऐसे कोर्ट करेंगे जिसको फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया हो। लेकिन परंतु अगर कोई अपराध बीएनएस की धारा 64 से लेकर 71 के बीच का है तो ऐसे अपराध का विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन अधिकारी कौन होगी, महिला होगी। महिला जज के द्वारा ऐसा ट्रायल किया जाएगा। अब आते हैं अदर लॉ की बात करता है कि अगर कोई और लॉ है उसके अधीन अपराध बताए गए हैं तो उसका विचारण ऐसे कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। पहली बात, अगर एनी कोर्ट मेंशन दैट लॉ, अगर कोई ऐसा कोर्ट है जो उस लॉ में मेंशन बताया गया है कि इस अपराध का विचारण इस कोर्ट द्वारा किया जाएगा तो उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। ये तो हो गया न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। सेक्शन 21 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जिसमें से प्री के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। मतलब इसके क्वेश्चन प्री में आने ही आने होते हैं, भर भर के यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि कौन सा कोर्ट कितना दंड दे सकता है, कौन सा कोर्ट क्या कितना सेंटेंस दे सकता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 हाई कोर्ट की बात करता है, कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। इन तीनों कोर्ट की बात करता है।
कि हाई कोर्ट जो है ना वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस दे सकता है हाई कोर्ट जो लॉ के द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया। कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन भी एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, कोई भी दंड जो न्यायालय द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है वो दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन में एक शर्त है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन मृत्यु दंड का प्रावधान करता है, मृत्यु दंड का आदेश देता है, निर्णय देता है, तो ऐसे मृत्यु दंड की हाई कोर्ट द्वारा संपुष्टि करवा लेना आवश्यक होता है। मतलब हाई कोर्ट तो कोई भी दंड दे सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है, कारावास भी दे सकता है, फाइन भी लगा सकता है। हाई कोर्ट तो कोई भी दंड दे सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन भी कोई भी दंड दे सकता है सिवाय मृत्यु दंड। मृत्यु दंड भी दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड के संबंध में उसको हाई कोर्ट की संपुष्टि आवश्यक होती है। अब हमारे और कौन कौन से कोर्ट बचे? सेक्शन 23, बाकी कोर्ट के बारे में सेक्शन 23 में बताया गया है। 22 में केवल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, 23 में बताया गया है सीजीएम, जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड। सीजीएम को पावर दी गई है कि वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ हो, लेकिन वो मृत्यु दंड नहीं दे सकता। सीजीएम क्या क्या नहीं दे सकता सुनो, मृत्यु दंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, या कोई ऐसा कारावास या कोई ऐसा इम्प्रिजमेंट के पनिशमेंट नहीं कर सकता है जो 7 वर्ष से अधिक का हो। मतलब इसका दूसरा अर्थ निकालें कि सीजीएम के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 7 वर्ष से कम का कारावास दिया जा सकता, कारावास वाली सजा दी जा सकती है, 7 के ऊपर नहीं दी जा सकती है। अब आते हैं जेएम फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ऐसी कोई भी सजा देगा जो 3 वर्ष के कारावास से अधिक न हो। मतलब 3 वर्ष से कम के कारावास का सजा कौन दे सकता है? जेएम फर्स्ट। तो जेएम फर्स्ट 3 वर्ष से अनधिक की सजा दे सकता है, प्लस 50,000 का जुर्माना। ये जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है, पहले 10 था अब 50 कर दिया गया है। 50,000 का जुर्माना भी लगा सकती है। और एक चीज और जुड़ी है, वो है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का भी दंड दे सकती है कौन? जेएम फर्स्ट दे सकता है। जेएम सेकंड 1 वर्ष से अनधिक, नॉट एक्सीडिंग द 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, कौन दे सकता है? जेएम फर्स्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष तक का दे सकता है और 10,000 का जुर्माना दे सकता है, और सामुदायिक सेवा। तो कुल मिला के हमको 22 और 23 को कंबाइंड स्टडी करें तो हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन अगर मृत्यु दंड देता है तो उसकी संपुष्टि हाई कोर्ट से कराना पड़ेगा। सीजीएम 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की सजा का जो कारावास से दंडनीय अपराध दंड दे सकता है, 7 वर्ष से कम का, ठीक है। और जेएम फर्स्ट 3 वर्ष से कम और प्लस 50,000 रुपये जुर्माना, और जेएम सेकंड 1 वर्ष से कम प्लस 10,000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा। अब सामुदायिक सेवा को भी एक्सप्लेनेशन में इसी धारा के बता दिया गया सामुदायिक सेवा का क्या मतलब है। तो सबसे पहला सामुदायिक सेवा की परिभाषा कहाँ दी गई है? सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। सामुदायिक सेवा का मतलब होता है, कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है ऐसी सर्विस का आदेश करना, ऐसी सेवा देना जिससे समुदाय का फायदा हो। किसी व्यक्ति को कहा तुम एक काम करो, और वो काम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी समुदाय का फायदा हो। दूसरा, उस काम के लिए तुमको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, ये क्योंकि तुम्हारा ये क्या है? पनिशमेंट है, ना कि तुम्हारा काम है, ठीक है। तो सामुदायिक सेवा का मतलब यही होता है। यहाँ पे हमारा सेक्शन 21, 22, 23 कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आते हैं इसके आगे। तो सेक्शन 24 अगली धारा में आते हैं। सेक्शन 24 चैप्टर 3 में बताया गया है डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जुर्माना देने पे व्यतिक्रम। अगर किसी कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के पास पावर है ना, वो फाइन भी लगा सकती है। अगर फाइन लगाता है और वो फाइन देने में क्या हो जाता है? डिफॉल्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर फाइन लगाया गया वो नहीं दे पाता है, तो
उसके ऊपर इम्प्रिजमेंट कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। मतलब जुर्माना देने पे, व्यतिक्रम होने पर या डिफॉल्ट करने पर उसके ऊपर कारावास का और भी सेंटेंस लगाया जा सकता है। और ये जो कारावास की जो सजा होगी ना, वो दो बात ध्यान रखने वाली है। इस कारावास की सजा कितनी दी जाएगी, सजा कारावास की, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, पहली बात, नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। मतलब ये जो अतिरिक्त कारावास दिया जा रहा है ना, जो फाइन नहीं देने की वजह से दिया जा रहा है, ये कितना होना चाहिए, ये इतना नहीं देना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है 23 में, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कितनी पावर थी, वो 3 साल की सजा दे सकता है ना, तो 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए कि वो कारावास जो अतिरिक्त वाला जोड़ा तो पता चला टोटल उसकी सजा कितनी हो जा रही है, 3 साल से अधिक हो जा रही है, तो ऐसा कारावास ना दिया हो। दूसरा, 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल है जो समझना है। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो क्या हो सकता है, उसको उस डिफॉल्ट के लिए अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है, एडिशनल इम्प्रिजमेंट की सजा दी जा सकती है, ठीक है। ये सजा कितनी होगी, तो इसमें दो परंतु हैं, दो प्रोविजो हैं। पहला ये कि जो भी जितना भी दो इम्प्रिजमेंट, लेकिन जो मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है ना 23 में, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए वो इम्प्रिजमेंट, ठीक। दूसरा, 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/4 का मतलब क्या है, देखो समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि अगर जिस अपराध के लिए उसे क्या किया गया था, सजा दी गई थी और फाइन दिया गया था, ठीक है, उस अपराध में उसने फाइन नहीं दिया, तो उस अपराध की जितनी मैक्सिमम सजा थी ना, उसका 1/4 ही कारावास दे सकते हैं, उसका 1/4 ही दे सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देख लें कि अगर मान लो किसी को थेफ्ट के लिए क्या किया गया, चोरी के लिए उसको सजा दी गई 2 ईयर इम्प्रिजमेंट की, ठीक है, प्लस उसको सजा दी गई 10,000 रुपए जुर्माना, फाइन दिया गया और 2 साल की सजा दी गई चोरी के अपराध के लिए। अब उसने फाइन नहीं दिया, तो पहली बात तो कह रहा है कि अब मजिस्ट्रेट इसमें इतना एडिशनल इम्प्रिजमेंट लगा सकता है जो उसकी पावर से अधिक ना हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास उसकी पावर से अधिक ना हो। दूसरा कह रहा है 1/4 से ना अधिक हो, जो मैक्सिमम सजा दी जा सकती है। अब चोरी के अपराध के लिए जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो है 3 ईयर, कितना, 3 साल। तो कह रहा है 3 साल मैक्सिमम उस अपराध के मुख्य दंडादेश के लिए सजा दी गई थी, तो उस 3 साल का 1/4, तो अब 3 ईयर का 1/4 कितना होगा, देखिए अब 1/4 कितना होगा, अब इसको मंथ में करिए, एक साल में 12 दूनी 24 और 24 फिर 12 जोड़िए 36, तो टोटल कितने हुए, 36 मंथ हुए ना 3 साल में, ठीक। अब इसको 1/4 कर दीजिए, 1/4 जब करेंगे तो हम देखेंगे ये आ रहा है 9, ठीक है, कितने मंथ हुए, 9 मंथ। ये समझ में आ रहा है ना, ये दूसरा पॉइंट 1/4 से अधिक नहीं हो सकता है। तो अब ये जो अतिरिक्त फाइन के बदले में जो कारावास दे रहा है ना, वो 9 मंथ से अधिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 मंथ जो है वो इस नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है, 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में जो भी कम हो वही दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जुर्माना पहली बात, जुर्माना देने में अगर व्यतिक्रम होता है तो अतिरिक्त कारावास की सजा दी जा सकती है। अब इसमें 2 नियम और अप्लाई होते हैं कि अतिरिक्त कारावास आप दे सकते हैं, लेकिन इतना नहीं दे सकते कि जो मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है उससे वो अधिक हो जाए, या फिर जो भी उस अपराध के मुख्य दंडादेश के लिए मैक्सिमम सजा दी गई है उसका 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इतना थोड़ा सा टेक्निकल था, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताओ, मैं कुछ और उपाय करूंगा इसको और अच्छे से समझाने के लिए। इसको एक अलग से ही सेक्शन बना के 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो केवल इस पे डाल देंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे आते हैं 25, सेक्शन 25 कहता है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि, मतलब किसी व्यक्ति पर एक ट्रायल चल रहा था और उस एक ही ट्रायल में, एक ही विचारण में उस व्यक्ति पे कई सारे अपराधों का आरोप था और उन अपराधों के लिए उसे दोषसिद्ध भी ठहराया गया। अब यहाँ फंसता ये है मैटर कि इसको कितनी सजा दी जाएगी, क्योंकि भाई अगर किसी एक ही व्यक्ति पे कई सारे आरोप लगे हैं और एक ही ट्रायल में वो आरोप पे दोषसिद्ध हो जा रहा है तो उसको क्या सजा दी जाएगी, इसकी बात आ रही है।
तो ये कह रहा है कि आप जो कोर्ट होता है ना, वो ऐसे व्यक्ति को कारावास की भिन्न भिन्न अपराधों के लिए भिन्न भिन्न सजा दे सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सजा तो दे सकता है, वो सजा जो मुख्य दंडादेश उसने दिया, मतलब सभी सजाओं को ये भी कह सकता है कि एक साथ भोगो। जैसे मान लो कि उस पर 3-4 आरोप लगे थे, एक आरोप में 1 साल की सजा मिली, दूसरे आरोप में 2 साल की सजा मिली, तीसरे आरोप में 3 साल की सजा मिली, तो उसका टोटल 1, 2, 3 यानी कि हमारा हो गया 1, 2, 3, 6 साल हो गया टोटल इस तरीके से। अब या तो कोर्ट ये कह सकता है कि आप साथ साथ सारा भोगो, यानी जो 1 साल वाला है, जो मैक्सिमम 3 साल वाला है, उदाहरण ऐसे नहीं, मुंह से नहीं समझ में आएगा, रुको रुको मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। साथ साथ भोगने का और क्रमवर्ती भोगने का क्या मतलब है बता रहे हैं, बस 1 मिनट दो, इसको ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। कह रहा है कि मान लो ये ए व्यक्ति है, इसके ऊपर 1 ऑफेंस, 2 ऑफेंस और 3 ऑफेंस का आरोप लगा है, और तीनों में वो दोषसिद्ध साबित हुआ, कन्विक्ट हुआ, और इसको सजा दी गई कि भैया इसके लिए इसको सजा दी गई 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, और इस अपराध के लिए इसको सजा दी गई 2 ईयर इम्प्रिजमेंट, और इसके लिए इसको दिया गया 3 ईयर इम्प्रिजमेंट। ठीक है, एक ही ट्रायल है, ट्रायल एक ही हो रहा है, लेकिन 3 अपराधों के लिए अलग अलग सजा उसको दी गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोर्ट चाहे तो इन सजाओं को कह दे कि तुम एक साथ भोग दो या क्रमवर्ती में। एक साथ मतलब क्या होता है कि ये जो 3 साल की अवधि है ना, ये 3 साल मैक्सिमम है, इस 3 साल में 1 साल भी खत्म हो गया, 2 साल भी खत्म हो गया, और 3 साल का ये हो गया। बात समझे, अगर उसने मैक्सिमम 3 साल की अवधि पूरी कर ली तो 1 का भी कंप्लीट हो गया, 2 का भी, ये साथ साथ भोगने का हो गया। कि तुम मान लिया भले अलग अलग अपराध में तुमको 6 साल की सजा हो गई टोटल मिला के, लेकिन तुमको 3 ही साल भोगना है। अब आते हैं क्रमवर्ती। क्रमवर्ती होता है कि पहले एक का भोगो, एक कारावास में जाओ, फिर उसके बाद दूसरे का भोगो, फिर तीसरे का भोगो। जैसे 1 साल की सजा पहले अपराध के लिए मिली, 1 साल वो इम्प्रिजमेंट रहा, कारावास में रहा, फिर जैसे ही ये खत्म हुआ फिर ये 2 साल वाला शुरू होगा, तो जब ये 2 साल शुरू होगा तो दोनों मिलाकर कितने साल जेल में रह गया, 3 साल जेल में रह गया। फिर जब ये खत्म होगा तो फिर ये इसको करेगा 3 6 साल उसको रहना पड़ेगा। ये होता है क्रमवर्ती। तो यही कह रहा है सेक्शन 25 कि अगर, ठीक है, कि कह रहा है कि अगर एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है व्यक्ति को, तो उसके लिए जो बीएनएस की धारा सेक्शन 9 है उसके अधीन रहते हुए कोई कोर्ट जिस मामले में सक्षम है दंड देने के लिए, उसमें भिन्न भिन्न दंड भी दे सकता है, और ऐसे दंड को, ऐसे पनिशमेंट को एक साथ भोगने के लिए या क्रमवर्ती भोगने का भी आदेश दे सकता है। लेकिन अब एक पॉइंट आती है क्रमवर्ती की दशा में। भाई अब ऐसे क्रमवर्ती कर रहे हो तो यार ऐसे तो बढ़ती जा रही है ना, किसी को 10 साल की सजा एक में मिल गई, एक को 7 साल में मिल गई, एक को मान लो ये तो एक एक छोटे छोटे थे, इसमें इसको 10 साल की मिली, इसमें इसको 15 साल की मिली, इसमें इसको 20 साल की मिली, तो ये तो ऐसे देखा 20, 10, 30, 45 हो गया, पता चला 45 साल तक वो जिए ही ना, जीवन मर गया है वहीं पे। तो अब इस दशा में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं, वो जान लो क्या है। अगर क्रमवर्ती है तो क्रमवर्ती की दशा में कभी भी 20 वर्ष से अधिक के कारावास को आप नहीं दे सकते। मैक्सिमम कितनी अवधि हो सकती है? 20 वर्ष तक ही हो सकती है। भिन्न भिन्न अपराधों के लिए अगर सजा मिलती है उसको, तो 20 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, पहला। और दूसरा, 2 गुने से अधिक नहीं होगा। अब ये 2 गुना का क्या मतलब है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है? 3 साल की सजा बस वो दे सकता है ना। लेकिन ऐसी दशा में जहां पे कई अपराधों का दोष सिद्ध ठहराया जा रहा है, वो मैक्सिमम कितना दे सकता है? 2 गुने से अधिक नहीं। मतलब वो 6 साल तक तो कर सकता है, लेकिन 6 के ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे एक प्रश्न और आता है जो समझने वाला है, ट्रिकी है, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी व्यक्ति को अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास की सजा देने का पावर दिया गया है सेक्शन 23 में। ठीक है, यही दिया गया है ना 23 में कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की ही सजा दे सकता है। अब उसके पास एक अपराधी का, जिसका वो ट्रायल कर रहा था, उसको 2 अपराधों में सजा मिली। एक में उसको 2 साल की सजा मिली और एक दूसरे ऑफेंस में उसको 2 साल की सजा मिल गई, टोटल हो गया 4। तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 4 साल का दे सकता है, जबकि पावर तो उसे 3 साल की ही थी? कह रहा है बिल्कुल दे सकता है। केवल इस कारण से
उसको किसी अपर कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा उस मामले को। हाँ, लेकिन मजिस्ट्रेट की जो पावर है उसके 2 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए या 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इनमें से जो भी हो जाएगा वो मान लिया जाएगा। यहां तक बात समझ आई। 24 कहता है फाइन नहीं देता है तब, और ये कहता है जब कई अपराध का उसमें दोष सिद्ध ठहराया गया तो उसमें क्या होगा। ठीक है, 24, 25। अब ये गिनती से केवल उंगलियों पे याद रख लीजिएगा बस। पहला, शक्तियां प्रदान करने का ढंग 26 में दे रखा है। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, ठीक है, इन जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, इनको पावर कौन देगा? तो कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट पावर देगा या हाई कोर्ट पावर देगा। कौन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट। अब 26 है याद है तो आप 28 भी याद कर लेना। यहीं पर एक जगह पावर दे रहा है, कन्फरिंग कर रहा है, दूसरी जगह पावर को वापस ले रहा है। कौन लेगा? यही लेगा, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट। जो दे रहा है वही वापस लेगा। तो 26 और 28 ऐसे याद हो जाएगा, पावर देना और पावर लेना। और जो अपॉइंटेड अधिकारी हैं उनकी शक्ति बताया गया 27 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सक्सेसर इन ऑफिस, उत्तरवर्ती, सेक्शन 29। सेक्शन 29 में बताया गया है कि कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट अगर नहीं है तो उनकी शक्तियों का प्रयोग उसके पद उत्तरवर्ती के द्वारा किया जाएगा। बस इतनी सी बात है और यहाँ पे ये खत्म। एक और चीज इसमें थोड़ा सा जानने वाला है, वो ये है कि अगर इस बारे में शंका हो कि किसका पद उत्तरवर्ती कौन होगा, मतलब सक्सेसर कौन होगा, तो इस बात का निर्धारण 2 लोगों के द्वारा किया जाता है। एक किया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा और दूसरा किया जाता है डीएम के द्वारा, सीजीएम और डीएम के द्वारा। कोर्ट जो सीजीएम और डीएम होता है, सीजीएम और डीएम होता है, ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट का पद उत्तरवर्ती कौन होगा ये बताता है। कौन निर्धारित करता है? मजिस्ट्रेट के कोर्ट का कौन सक्सेसर होगा ये सीजीएम बताता है या फिर डीएम। और कोर्ट का, कोर्ट ऑफ सेशन का, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशंस का कौन पद उत्तरवर्ती होगा ये बताता है कोर्ट ऑफ सेशन। यहां तक बात समझ में आई? पद उत्तरवर्ती का निर्धारण कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, सीजीएम करेगा और डीएम करेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार चैप्टर 3 को उंगलियों पे गिन लें, जैसे कि हम हर बार करते हैं। पढ़ाने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम सारी जो सेक्शंस चैप्टर में दिए रहते हैं उसको एक बार उंगलियों पे गिनते हैं। जैसे सेक्शन 21 बात करता है कि उस कोर्ट को बताता है जो कि किसी अपराध का विचारण करता है। 22 बताता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या पावर है, पनिशमेंट की कितनी पावर है, ठीक है। और तीसरा बताता है मजिस्ट्रेट की पावर क्या है पनिशमेंट के मामले में, जिसमें सीजीएम 7 वर्ष से अधिक, जेएम फर्स्ट 1 वर्ष 3 वर्ष से अधिक प्लस 50,000 रुपये प्लस सामुदायिक, और जेएम सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष से अधिक कारावास प्लस 10,000 का फाइन प्लस सामुदायिक सेवा। 21, 22, 23 हो गया। फिर 24 क्या बताता है? 24 कहता है अगर डिफॉल्ट करता है फाइन में। 25 कहता है कि अगर एक ही ट्रायल में कई सारे अपराधों के लिए दोष सिद्ध होता है। 26 कहता है पावर को कैसे प्रदान किया जाएगा। 26 का ही 28 कहता है पावर को वापस लेना। 27 कहता है नियुक्त अधिकारी शक्ति, और 29 कहता है पद उत्तरवर्ती के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। यहाँ पे हमारा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइए और इसको धनाधन बढ़ाते जाइए। धन्यवाद।